एक लड़की बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी और बस का इंतजार कर रही थी। अचानक उसके सामने एक रहस्यमयी आत्मा प्रकट हुई। उस आत्मा ने सड़क पर खड़ी एक बुजुर्ग महिला की ओर इशारा किया। अगले ही क्षण इस लड़की का नाम एनसिएना था। उसे यह पहले से महसूस हो जाता था कि कौन मरने वाला है, लेकिन वह किसी भी तरह से इस त्रासदी को रोक नहीं सकती थी। यह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी परेशानी पैदा करता था और उसे डर का भी एहसास होता था। इस डर को कम करने के लिए वह दवाइयों का सहारा लेती थी। उस दिन जब सिएना स्कूल गई तो वह उसकी लिफ्ट में घुसे। तभी उनके शिक्षक नाया मुंह से मुलाकात हुई। नाया ने कहा कि वह कक्षा के बाद सिएना से बात करना चाहती है। अचानक एक अजीब सा आदमी जो थोड़ा विचलित लग रहा था लिफ्ट के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ पर एक खास प्रकार का चिन्ह था। जैसे ही नाया ने उसे देखा वह थोड़ी घबरा गई। वह आदमी नाया से मदद मांग रहा था, लेकिन नाया ने उसकी कोई परवाह नहीं की। तभी एक फ्रेंड रियो आगे आया और उस आदमी को हटाकर लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया। उसने बताया कि यह आदमी हाल ही में स्कूल में कई बार देखा गया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसका उद्देश्य क्या है। नाया ने कहा कि वह उसे नहीं जानती, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लगा कि वह कुछ छिपा रही थी। बाद में नाया ने सिएना से उसकी हालत पूछी। सिएना उदास होकर बोली कि वह रोज दवा लेती है, फिर भी उसे डरावने सपने आते रहते हैं। बातचीत खत्म होने के बाद सिएना ने स्कूल में फिर से उसी आदमी को देखा और वह आदमी भी बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था, लेकिन सिएना ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी दोस्त के साथ वहां से चली गई। रात को वह आदमी बाथरूम में अजीब महसूस करने लगा। उसे कानों में एक तेज और असहनीय आवाज सुनाई दी, लेकिन कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। तभी उसके पीछे किसी की छाया दिखाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। डर के मारे वह जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल गया। तभी एक पुतला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अचानक ऐसा लगा कि वह आदमी किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में आ गया है। वह सीधे स्कूल की तीसरी मंजिल की बालकनी की रेलिंग पर चढ़ गया। यह देख अन्य स्टूडेंट वहां इकट्ठा हो गए और सिएना भी जल्दी से वहां पहुंची, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। सिएना को पहले से उसकी मौत की कोई पूर्व धारणा नहीं हुई थी। ये देखकर वह दंग रह गई। तभी नाया भी वहां आई और घबराई हुई लग रही थी। यह सब सिएना ने देख लिया। फिर नाया वहां से जल्दी से चली गई। सिएना ने यह देख उसका पीछा किया, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि उस आदमी और नाया के बीच क्या संबंध था और क्यों इस बार उसे उस आदमी की मौत की कोई प्री कंसेप्शन नहीं हुई। लेकिन नाया ने कुछ भी नहीं बताया और जल्दी से दरवाजा खोलकर सिएना को जाने के लिए कह दिया। इससे साफ था कि कुछ गहरा राज छिपा हुआ था। रात को सिएना को फिर से एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि वह आदमी किसी स्टैंड से बंधा हुआ था और उसके पास नाया खड़ी थी। जागने के बाद उसे लगा कि नाया पर खतरा मंडरा रहा है। उसने तुरंत उसे फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर वह स्कूल गई और अन्य शिक्षकों से पूछा। उन्होंने बताया कि नाया ने छुट्टी ले ली है और उसी आदमी की लाश के साथ उसके गांव चली गई है। सिएना ने यह सुनकर फैसला किया कि वह नाया को ढूंढेगी। उसके दो फ्रेंड भी उसके साथ जाने को तैयार हो गए। वे तीनों एक छोटी सी दुकान पर रुके और कुछ खाने का फैसला किया। जब दुकान के मालिक को पता चला कि वे गांव जाने वाले हैं, तो उसने सलाह दी कि वहां न जाएं, क्योंकि वहां के ग्रामीणों ने सड़कें बंद कर दी हैं। उनका कहना था कि यह फसल कटाई का समय है और वे अपनी जमीन को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं, इसीलिए बाहरी लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। तभी एक स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें बताया कि यह केवल अफवाह हो सकती है। अगर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा तो वे खुद जाकर देख सकते हैं। तीनों ने जाने का फैसला किया और एक ट्रक में बैठकर गांव की ओर बढ़ गए। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि गांव के लोग बहुत खुश थे। नाच गाना हो रहा था और माहौल बहुत अच्छा था। गांव वालों ने उन्हें पहले अपने पैर धोने के लिए कहा। उन्हें लगा कि यह कोई परंपरा होगी, इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा सोचे ऐसा किया। कुछ देर बाद नाया वहां आई, लेकिन उसने सिएना को देखकर कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह उसकी उपस्थिति से खुश नहीं है। तभी गांव के मुखिया की बेटी लारास वहां आई और कहा कि अभी गांव में रिचुअल का समय चल रहा है, इसलिए बाहरी लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। लेकिन वे नयान के स्टूडेंट थे और इतनी दूर से आए थे, इसलिए उन्हें रुकने की विशेष अनुमति दे दी गई। नाया ने तीनों को अपने घर पर रात बिताने के लिए कहा। तभी एक आदमी तेज रफ्तार से साइकिल पर वहां आया। अजीब बात यह थी कि गांव वालों को यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हर कोई सामान्य व्यवहार कर रहा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। फिर गांव के लोग वापस अपनी दिनचर्या में लग गए। सिएना को उनकी यह प्रतिक्रिया अविश्वसनीय लगी। एक इंसान की मौत हो चुकी थी, फिर भी वे ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। विंडी लगातार बातें कर रही थी। जब वे नाया के घर पहुंचे तब उन्हें पता चला कि नाया इस बार गांव में इसलिए आई थी ताकि वह अपनी एजुकेशन और नॉलेज के माध्यम से गांव वालों के भाग्य को बदल सके। गांव के लोग अक्सर आत्महत्या करने की प्रवृत्ति रखते थे और नाया
यहाँ उनकी मानसिक स्थिति सुधारने के लिए आई थी। तभी गांव का मुखिया नाया के घर आया। उसका रवैया नाया के प्रति बहुत कठोर था। उसने बाहर से आए तीनों लोगों को देखकर गुस्से से प्रतिक्रिया दी। गांव का मुखिया विश्वास नहीं कर रहा था कि सिर्फ नाया अकेले इस गांव की किस्मत बदल सकती है। अगले दिन नाया ने गांव के सामुदायिक भवन के सामने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का बोर्ड लगा दिया, लेकिन कोई भी वहां मदद के लिए नहीं आया। अंत में नाया ने अपना सामान समेटा और वापस घर जाने का फैसला किया। वापस घर लौटते समय लारास ने सिएना और उसके दोस्तों को रात के भोज उत्सव में भाग लेने का निमंत्रण दिया। वे सब खुशी खुशी तैयार हो गए। तभी विंडी के कानों में अचानक एक तेज आवाज गूंजने लगी, जिससे वह बेहद असहज महसूस करने लगी। रात में उसने एक फल काटने वाला चाकू उठाया और खेलने लगी। तभी उसके पीछे एक काली छाया तेजी से गुजरी। उसी समय सिएना ने उसे आवाज दी, जिससे वह होश में आई। उसने कहा कि वह बहुत थकी हुई है और रात के भोज में नहीं जाएगी। इतना कहकर वह सीधे सोने चली गई। सिएना को अपनी दोस्त की चिंता तो थी, लेकिन उसे कोई भविष्यवाणी प्रिमोनिशन नहीं हुई थी कि कोई अनहोनी होने वाली है। इसलिए वह और रियो उत्सव में शामिल होने चले गए। घर पर अकेली रह गई विंडी बेचैन महसूस करने लगी। उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा कि वह बहुत अकेली महसूस कर रही है और उसे कोई नहीं समझता। इसी बीच भोज में मौजूद रियो ने देखा कि वह घबराई हुई इधर उधर भाग रही थी। उसने तुरंत उठकर उसे देखने का फैसला किया। जब वह उसके पास पहुंचा तो देखा कि वह फांसी लगाने की कोशिश कर रही थी। रियो ने तुरंत उसे रोक लिया, लेकिन वह फिर डर के मारे एक अजनबी के घर में भाग गई। दोनों ने अपनी टॉर्च जलाकर उसे ढूंढना शुरू किया। तभी उन्होंने कमरे के अंदर एक छोटे लड़के को बैठे हुए देखा। सिएना ने जैसे ही उसे छुआ वह नीचे गिर गया। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो पाया कि उसके मुंह को सिल दिया गया था। उनकी चीख सुनकर गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। लड़का कई दिनों पहले मर चुका था। उसकी ग्रैंड मदर राती यह स्वीकार नहीं कर पाई और कहने लगी कि उसका पोता सिर्फ सो रहा है, लेकिन गांव के मुखिया ने कहा कि वह आत्महत्या कर चुका है और तुरंत गांव वालों को उसकी लाश उठाने का आदेश दिया। अगले दिन सिएना ने रियो से कहा कि जब से वह इस गांव में आई है उसने किसी भी मौत की प्रीकंसेप्शन महसूस नहीं की है। उसी समय उसने देखा कि थोड़ी दूर एक बूढ़ा आदमी उन्हें घूर रहा था, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वह गायब हो चुका था। दूसरी ओर विंडी बेहद घबराई हुई थी। उसने पाया कि उसके कलाई पर एक अजीब चिन्ह बन गया है, जिसे वह कितनी भी कोशिश करे धो नहीं पा रही थी। बेचैनी से उसने अपना मुंह पानी में डुबोकर धोना शुरू कर दिया। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई आत्मा उसके पीछे खड़ी है। डर और बेचैनी में वह एक कोने में बैठकर रोने लगी। दूसरी ओर लारास ने गांव के मुखिया को यह सब बताया। गांव में हाल ही में लगातार हो रही मौतों को देखकर लारास को संदेह हुआ कि गांव पर किसी ने श्राप दिया है, लेकिन गांव के मुखिया ने उसे इस बारे में बात करने से मना कर दिया। इस बात पर दोनों में बहस हो गई। गुस्से में लारास ने गिलास तोड़ दिया और मुखिया गुस्से से कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब लारास शांत हुई तो उसने टूटे हुए कांच के टुकड़े समेटने शुरू किए। तभी ऊपर से कुछ तिनके गिरे। जब उसने ऊपर देखा तो वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। अगले ही पल लारास के पीछे एक पुतला खड़ा था। तभी आत्मा ने कांच का टुकड़ा उठाया और लारास के चेहरे पर खरोंच मार दी। इस समय मुखिया गुस्सा शांत करके वापस लौटा तो देखा कि लारास फर्श पर बेहोश बैठी थी और कांच के टुकड़े से अपने माथे को काट रही थी। सौभाग्य से मुखिया ने उसे समय रहते रोक लिया। दूसरी ओर विंडी आईने के सामने बैठकर कंघी कर रही थी। इसी बीच सिएना उससे गांव में हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बात करना चाहती थी। अगले ही पल आईने में दिखने वाली उसकी छवि ने सिएना को डरा दिया। अगले दिन गांव के मुखिया ने रिचुअल का आयोजन किया। सिएना और उसके साथी बहुत हैरान हुए क्योंकि गांव में 2 मौतें हो चुकी थी, फिर भी गांव वाले खुशी मना रहे थे। तभी लारास ने उन्हें बताया कि गांव वाले मौत को बुरा नहीं मानते, बल्कि उसे खेतों की उर्वरता, फर्टिलिटी और अच्छी फसल का संकेत मानते हैं। उनका मानना था कि गांव में किसी की मौत होती है तो अगली साल की फसल बहुत अच्छी होती है। यह सुनकर तीनों लोग स्तब्ध रह गए कि ऐसी भी कोई मान्यता हो सकती है। इसी बीच जब सब लोग नाच गाने में व्यस्त थे, एक बूढ़ी रतिह ने एक आत्मा को अपनी ओर घूरते हुए देखा। वह डर के मारे पागलों की तरह चिल्लाने लगी और हंसियां उठाकर इधर उधर वार करने लगी। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी। रात में विंडी अब और सहन नहीं कर पा रही थी। वह इस गांव को छोड़कर भाग जाना चाहती थी और गांव से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़ी। जब सिएना और रियो ने उसे भागते हुए देखा तो वे तुरंत उसके पीछे दौड़े, लेकिन ऐसा लगा कि वे गोस्ट लूप में फंस गए हैं। वे गांव से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन बार बार उसी जगह लौट आते। आखिरकार वे हार मानकर वापस नाया के घर लौट आए। घर पहुंचने के बाद रियो ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। तभी टेबल के नीचे से एक भूत बाहर रेंगता हुआ दिखा। सब कुछ अजीब हो रहा था, लेकिन सिएना ने समय रहते हस्तक्षेप करके स्थिति संभाल ली। सिएना बहुत परेशान थी। आखिर क्यों उसके आसपास के लोग खुद को चोट पहुंचा रहे थे और सबसे अजीब बात यह थी
कि उसकी भविष्य देखने की शक्ति, प्रेमोनिशन, पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वह बहुत पछता रही थी कि वह किसी की मदद नहीं कर पा रही थी। अब उसके मन में सवाल उठ रहे थे कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। सियेना ने नाया से जिज्ञासा से पूछा कि इस गांव में आखिर क्या हुआ था। आखिरकार नाया ने सच बता दिया। असल में नाया, लारस और लारस का बड़ा भाई बचपन से अच्छे दोस्त थे। फिर एक दिन लारास के भाई अब्दू ने नाया से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन नाया ने उसे ठुकरा दिया। इसके बाद लारास के भाई अब्दू ने एक गोदाम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गांव के लोग मानने लगे कि नाया ही उसकी मौत की असली वजह थी। गांव के मुखिया ने गुस्से में नाया को गांव से निकाल दिया, लेकिन नाया हार नहीं मानी। वह शहर चली गई, अच्छी पढ़ाई की और वहां नौकरी मिल गई। पर जब तक वह शहर में थी, गांव में आत्महत्याएं जारी रहीं। फिर नाया के परिवार के सदस्यों ने भी आत्महत्या कर ली। अब नाया इस गांव को बचाने के लिए वापस आई थी, लेकिन अकेले कुछ भी बदल पाना असंभव था। नाया ने बताया कि यह गांव एक श्राप से ग्रस्त है। जब भी किसी के मन में आत्महत्या का विचार आता है, वह मर जाता है। केवल वे लोग जो दिल से खुश रहते हैं, वे ही बच पाते हैं। रात में सियेना बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लगा कि बाहर कोई हलचल हो रही है। उसने खिड़की से झांका तो देखा कि पहले मिले हुए बूढ़े आदमी ने घर के बाहर पानी का छिड़काव किया। सियेना में उत्सुकता से बूढ़े आदमी के पीछे गया। बूढ़े ने बताया कि पहले इस गांव में खेती बहुत खराब होती थी और अनाज उग ही नहीं पाता था। इसलिए गांव के मुखिया के पिता ने एक लड़की को बलि के रूप में चढ़ाने का फैसला किया। इसके बाद से ही गांव की जमीन उपजाऊ हो गई और अच्छी फसल होने लगी। लेकिन गांव वालों को यह नहीं पता था कि वह लड़की मरते समय गांव को श्राप देकर गई थी। उसके बाद हर साल फसल कटाई के समय गांव में आत्महत्याएं होने लगी। दूसरी ओर नाया बिस्तर पर सो नहीं पा रही थी। फिर उसे अचानक भ्रम होने लगा। गांव के लोग उस पर चिल्ला रहे थे और उसे इस त्रासदी का दोषी ठहरा रहे थे। दुख और गिल्टी से नाया ने अंततः आत्महत्या कर ली। जब सियेना कमरे में लौटा तो उसने नाया को फांसी पर लटका देखा और वह बहुत दुखी हुआ। अगले दिन गांव वालों ने नाया के शव को दफना दिया, लेकिन अब सियेना के मन में भी मौत का डर घर कर गया। वह डर के मारे पागलों की तरह दवाइयां खाने लगा। अगले ही पल उसके कानों में भी वही अजीब और तेज आवाज गूंजने लगी, यानी अब वह भी श्राप का शिकार होने लगा था। फिर अचानक वह अतीत की घटनाओं को देखने में सक्षम हो गया। उसने देखा कि जिस लड़की को बलि चढ़ाया गया था, वह मदद के लिए रो रही थी। उसकी माँ भी उसे बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन अंत में लड़की को बुरी तरह पीट पीट कर मार दिया गया। अगले दिन गांव वालों ने लड़की के शव को एक लकड़ी के ढांचे पर बांध दिया और उसे पुतले का रूप दे दिया। लड़की की माँ ने अपना खून बहाकर पूरे गांव को श्राप दिया। इसके बाद वही लड़की एक दुष्ट आत्मा बन गई और अब उसने सियेना पर हमला कर दिया। दूसरी ओर रियो और विंडी ने सियेना को होश में लाने के लिए सीपीआर दिया। सौभाग्य से वे उसे बचाने में सफल रहे। इसके बाद तीनों एक साथ बैठकर इस श्राप से बचने का उपाय सोचने लगे। इसी बीच लंबे विंडी के कानों में फिर से वही तेज आवाज गूंजने लगी। वह अचानक एक चाकू उठाकर आत्महत्या करने की कोशिश करने लगी, लेकिन रियो ने समय रहते उसे रोक लिया। फिर वह पागलों की तरह बाहर भागने लगी। रियो ने चिंतित होकर उसका पीछा किया। दूसरी ओर गांव का मुखिया नाया का अंतिम संस्कार कर रहा था। तभी विंडी वहां पहुंची और गांव वालों पर यह ट्रेजेडी फैलाने का आरोप लगाने लगी, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़कर रोक लिया। अचानक वहां मौजूद सभी गांव वालों के कानों में वही तेज आवाज गूंजने लगी। तभी बूढ़ा आदमी वहां आ गया और उसने मुखिया को दोषी कहा। यह सब कुछ गांव के मुखिया के पिता से शुरू हुआ। अच्छी फसल पाने के लिए उसने एक निर्दोष लड़की की बलि चढ़ा दी। अब वह आत्मा पूरे गांव से बदला लेना चाहती थी। इस समय मुखिया की बेटी लारास ने अपने पूर्वजों के पाप का प्रायश्चित करने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला किया, लेकिन गांव वालों ने समय रहते उसे बचा लिया। मुखिया ने स्वीकार किया कि यह सब उनके एक गलत निर्णय की वजह से हुआ था, जिससे एक निर्दोष जीवन की आहुति दे दी गई। श्राप को समाप्त करने के लिए मुखिया को अपने पूर्वजों की गलतियों का प्रायश्चित करना पड़ा। इसलिए उसने पूरे गोदाम में आग लगा दी और स्वयं को और नाया के शव को आग के हवाले कर दिया। अगले दिन सियेना, रियो और विंडी सफलतापूर्वक गांव से बाहर निकल गए, लेकिन अगले वर्ष की फसल कटाई के दौरान विंडी के कानों में फिर से वही अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ था। यही था 2023 की इंडोनेशियाई हॉरर फिल्म अकू तहु कपन कमुमती देसा बुनुह दिरी की पूरी कहानी। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।